गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज 24 मार्च है और आज हम एक एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। तो देखते हैं आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में। ये आर्टिकल आया था, अ क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन। तो आईपीसीसी एक ग्लोबल संस्था है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स लाती हैं, जिससे पता चलता है कि जो जिससे डेटा प्रोवाइड करते हैं वो, और हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उससे संबंधित, कहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो रिसेंटली अभी एक उसकी सिंथेसिस रिपोर्ट आई है और उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात किया है पूरी रिपोर्ट के बारे में, एक सिनॉप्सिस दिया है पूरी रिपोर्ट का कि उस रिपोर्ट से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, की टेक अवेज क्या है रिपोर्ट के, उसके बाद उस की टेक अवेज से हमें क्या मैसेज मिलता है, हमें क्या असल में कंक्लूजन मिलता है उस पूरी रिपोर्ट से, और अभी तक हमारा क्या क्या प्रोग्रेस रहा है अब क्लाइमेट चेंज को डील करने से संबंधित। तो पूरा आर्टिकल इस बारे में था और इस आर्टिकल को तो हम समझेंगे ही कि क्या क्या चीज़ें इसमें बोली हैं। इसके साथ ही इसी माध्यम से हम और क्लाइमेट चेंज से संबंधित हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन करेंगे जो कि स्पेशली प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर साल स्टेट पीसीएस हो गए, यूपीएससी हो गया, और भी कॉम्पिटिटिव सर्विस हो गई, और तो उनमें क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन से संबंधित काफ़ी सारे सवाल होते हैं, काफ़ी सारे डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए उनको टैकल करने के लिए। तो आज हम ये पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या रेलेवेंस है हमारा हमारा आईपीसीसी और क्लाइमेट चेंज से संबंधित टॉपिक्स की, कहाँ कहाँ पे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कॉज पूरी रिपोर्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, तो उन कॉन्सेप्ट्स, उन रिपोर्ट की बात करने से पहले हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि आईपीसीसी जो रिपोर्ट ला रहा है क्या है। आईपीसीसी मिटिगेशन, अडेप्टेशन, कार्बन क्रेडिट, बजट, मार्केट, जो कि अक्सर ये टर्म्स न्यूज़ में रहते हैं, उनका क्या मतलब होता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अक्सर डिबेट में रहती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, उनका इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। और अक्सर हम सुनते हैं 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस के बारे में। क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और नंबर्स हैं, तो इनका भी हम रेलेवेंस समझेंगे, दोनों कहाँ कहाँ फिट होते हैं, कहाँ कहाँ इनका मतलब क्या होता है। और आखिरी में हम देखेंगे कि रिपोर्ट असल में क्या कह रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है। ये दोनों के लिए रेलेवेंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बट प्रीलिम्स के लिए जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी जो हमने इंडेक्स में देखे थे और उनकी डेफिनेशंस, वो ज़रूर आपको आनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में दे देंगे, एक की टर्म दे देंगे कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, और उसके नीचे 4-5 उसी से मिलते जुलते स्टेटमेंट्स दे देंगे, और मिलते जुलते होंगे लेकिन उनमें से सिर्फ एक सही होगा। वो सही आप तभी कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी हो, आप समझें कि ये मतलब क्या होता है इस चीज़ का। और दूसरा, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के करंट अफेयर्स, इन चीज़ों से संबंधित आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो इससे हमें पता लग सकता है कि कौन सा सवाल हो सकता है ज़्यादा प्रोबेबल हो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मेंस का देखें तो अलग अलग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट होता है, वाटर रिसोर्सेज में क्या होता है, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, और फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, कार्बन एमिशंस का क्या इम्पैक्ट है, ये आपका जानना ज़रूरी है, और उनके क्या क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। तो मेंस के लिए ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट से, और सबसे पहले इस रिपोर्ट को स्टडी करने से पहले हम यही जान लेते हैं कि आईपीसीसी क्या होता है। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल मतलब अलग अलग देशों के साइंटिस्ट्स मिलके ये पैनल बनाते हैं। और कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं जिन्होंने ये आईपीसीसी बनाया है, ये है
वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये वाला पार्ट आप ज़रूर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा भी गया है एग्जाम में कि कौन कौन सी बॉडीज़ ने आईपीसीसी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अलग अलग आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक या दो चूज करने होंगे, तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो इन डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी। तो बेसिकली करता क्या है आईपीसीसी? आईपीसीसी का काम ये होता है कि अभी तक दुनिया में जितनी भी हर साल अलग अलग रिसर्च की जाती हैं, अलग अलग देशों में क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च करी जाती हैं, आईपीसीसी उनको एक जगह पे लाता है, उनको खुद स्टडी करता है और देखता है सारी रिपोर्ट्स आपस में कैसे कनेक्ट हो रही हैं, और उन सब जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको मिला के एक रिपोर्ट लाता है आईपीसीसी, जिसका नाम होता है असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट। और अभी लेटेस्ट जो है असेसमेंट रिपोर्ट 6 आई है। तो इसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सारी रिपोर्ट्स का? तो जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो जितने भी देश हैं, उन देशों को आइडिया लगता है कि उनका देश का स्टेटस कहाँ है क्लाइमेट चेंज में, ओवरऑल ग्लोबली कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं क्लाइमेट चेंज के। तो सारा डेटा प्रोवाइड करता है आईपीसीसी, और इन डेटा से जो कंट्रीज होती हैं वो अपनी पॉलिसीज को और अच्छे से इवॉल्व कर सकती हैं। क्या क्या उनके और लॉज बनने हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ग्लोबल हम और कैसे एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इन तरीके की रिपोर्ट से हमें ये सब आइडिया मिलता है। और एक चीज ध्यान रहे, आईपीसीसी खुद कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करता है, जो रिसर्च अवेलेबल है उसी का इंटरप्रिटेशन और उसी का कंपाइलेशन आईपीसीसी करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। आखिरी पॉइंट आईपीसीसी के बारे में यह है कि इसका जो डेटा होता है, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी कंट्रीज के बीच में काफ़ी वैल्यूएबल रिपोर्ट्स होती हैं, काफ़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती हैं। जो जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब में से आईपीसीसी को सबसे भरोसेमंद माना गया है उसकी रिपोर्ट्स और उसकी डेटा को। आगे अगला कॉन्सेप्ट आता है कि मिटिगेशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या होता है। तो एक चीज जान लेते हैं कि कार्बन का जो क्लाइमेट चेंज होता क्यों है। दो चीजें होती हैं, एमिशन, या फिर बेसिकली एक एक्शन हुआ, और एमिशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया। तो ये बेसिकली होता है, हम कार्बन एमिट करते हैं और उसकी वजह से एक उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो दो स्टेज का प्रोसेस होता है। मिटिगेशन क्या कहता है कि हम अपने एक्शंस को पहले से एमिट करने से पहले ही हम कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे कि कार्बन एमिट ही ना हो ज़्यादा, या फिर जो एमिट हो चुका है उसको हम कैप्चर कर लें, उसको हम कम कर लें। जो हमारे कॉजल फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन्हीं को कंट्रोल किया जाए। तो पहले स्टेप पे प्रिवेंशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो किया जाए। तो अवॉइडिंग एंड रिड्यूसिंग एमिशंस ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज टू प्रिवेंट प्लैनेट फ्रॉम वार्मिंग टू मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो ये इसका मतलब होता है कि हम ऐसे एक्शंस ही ना करें, या फिर ऐसे एक्शंस को कम करें जिनसे क्लाइमेट चेंज या कार्बन एमिशन हो रहा है, ताकि आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग ही ना हो। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको हटा के इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लानी चाहिए, और इनकी वजह बैटरीज को यूज करना चाहिए। और सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, और अलग अलग तरीके की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप में जो एक्शन है डिफॉरेस्टेशन, वही क्लाइमेट चेंज का सबसे बिगनिंग जो शुरुआत वाला स्टेप है वही है। तो वही हमें डिफॉरेस्टेशन कम करनी चाहिए, हमें पेड़ और लगाने चाहिए। और रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं हैबिटेट, जितने हमारे वेटलैंड्स हम पहले डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें और रिस्टोर करें ताकि और वो कार्बन को कैप्चर कर सके और कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे
जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाए। तो बेसिकली क्या है, रिलीज ऑफ कार्बन इज बैलेंस्ड बाय कैप्चर ऑफ कार्बन। हाँ, हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करें, कार्बन को वापस एब्जॉर्ब करके और पेड़ लगा के, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से हमारा कार्बन एटमॉस्फेयर से और कम होता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको यूज करें, और जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसे भी हम कम कर सकें। तो ये बेसिकली हो गया मिटिगेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है, जैसे कि हमने पहले जाना कि हमारे एक्शन से कुछ कॉन्सिक्वेंस हो रहा है। तो एक्शंस तो हमने कर लिए, लेकिन अब कॉन्सिक्वेंस मान लीजिए हो गया। अब क्या होता है, मान लीजिए अब कॉन्सिक्वेंस हो गया, अब कॉन्सिक्वेंस को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं, उन कॉन्सिक्वेंस में, उस सिचुएशन में हम रहना नए तरीके से सीख सकते हैं। तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन। कि क्लाइमेट चेंज मान लीजिए हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, अब हमारा सर्वाइवल अब खतरे में है, तो हम क्या करें, हम अडेप्ट करें, नई सिचुएशन के हिसाब से अपने तौर तरीके बदलें ताकि हम सर्वाइव कर सके उस सिचुएशन में। तो ये होता है अडेप्टेशन। तो ये क्या है, ऑल्टरिंग आवर बिहेवियर, सिस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड टू प्रोटेक्ट आवर सराउंडिंग्स फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं आज के समय में टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर पे कैसे, अब सूखा और पड़ता है, बरसात कम होती है, फसल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत नहीं होती। तो अडेप्टेशन के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, जैसे ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज, ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज हो गई, जैसे जीएम क्रॉप्स हो गए, जीएम क्रॉप्स हो गए जो कि कम रिसोर्सेज में भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दें, जो कि सूखा पड़ने पर भी हम सूखा पड़ने पर भी अच्छी प्रोडक्टिविटी दें। मिलेट्स का कल्टीवेशन हम इसमें और जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी होती है, हार्डी वैरायटी होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जानते हैं कि बरसात कम हो रही है, जो लेक्स में पानी है वो सूख रहा है, रिवर्स में पानी है वो सूख रहा है। अडेप्टेशन मेजर्स हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वाटर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, हम अलग अलग फ्लड इरिगेशन को रिप्लेस कर सकते हैं ये माइक्रो इरिगेशन से। ये एक अडेप्टेशन मेजर हो सकता है क्लाइमेट चेंज का। वेदर वेरिएशन हम देख रहे हैं कि हीट वेव बहुत आ रही है यूरोपियन कंट्रीज में, कोल्ड वेव आ रही है नॉर्थ अमेरिका में। तो इससे हम कैसे अडेप्ट कर सकते, और ये भी हम देख रहे हैं कि साइक्लोन्स इंडिया में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से डिजास्टर वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसकी वजह, इसके लिए भी हम और अडेप्ट कर सकते हैं लाइफस्टाइल अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट कर सकते हैं हम, जैसे जो डिजास्टर प्रोन एरियाज में, साइक्लोन वाले एरियाज में हो गए, या जहाँ पे गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस तक है, तो वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं जो कि कूल रहे, जो कि साइक्लोन्स और ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेल सकें इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कम हो। जैसे हम ऐसे बिल्डिंग बना सकते हैं जहाँ पे एसी की ज़रूरत ना पड़े, वो भी बहुत गर्मी में, तो वो एक अडेप्टेशन मेजर हो सकता है। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ऐसे क्रॉप्स लगाएं जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर सकें जो कि ऐसे बदलते हुए एनवायरनमेंट में भी हमें काफ़ी अच्छा और रिलायबल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर सके। जैसे बायोगैस हो गई, वो एक अडेप्टेशन मेजर हो गया। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट अडेप्टेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ इन्हें पढ़ें नहीं, लेकिन आप इनका कोर बेसिस समझें कि असल में ये क्या होता है, और अपनी सराउंडिंग्स में देखें कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। आप ये करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको। अब बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन बजट्स। अक्सर आप क्लाइमेट चेंज और न्यूज़, क्लाइमेट चेंज से संबंधित न्यूज़ अगर देखेंगे तो अलग अलग कार्बन बजट हो गया, कार्बन मार्केट हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो देखते हैं कार्बन बजट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमें टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए तब होगा जब 100 यूनिट्स कार्बन जो है एमिट होंगे। तो 100 यूनिट जो हो गया हमारा एक कार्बन बजट हो गया। हमें पता है कि हमें इससे ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं करना है। पूरी दुनिया में सारे देशों को मिला के उन्हें 100 यूनिट से ज़्यादा कार्बन
नहीं एमिट करना है। तो बेसिकली यही है कार्बन बजट, एक टोटल ओवरऑल क्वांटिटी कार्बन बजट की, मेजरेबल क्वांटिटी, जिससे हमें पता लग पाए कि हम कितना एमिट कर पाएं और कितना एमिट ना कर पाएं। Cumulative amount of carbon dioxide emissions permitted over a period of time to keep within a certain temperature threshold. Temperature threshold जैसे 1.5 डिग्री, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस, और it is the maximum amount of CO2 that can be emitted while still having a chance to limit warming to 1.5 and 2 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 100 यूनिट लिया था, तो 100 यूनिट एक मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ऊपर बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है हमें अपना कार्बन एमिशंस। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिशंस एलोकेटेड टू एवरी कंट्री टू ऑफ ग्लोब। तो हमें पता है पूरी दुनिया में ढेर सारी कंट्रीज होती हैं और टोटल हमें 100 यूनिट से ज़्यादा एलोकेट एमिट नहीं करना है। तो हर कंट्री को कुछ कुछ एलोकेशंस किया जाता है कि हाँ, कंट्री ए जो है ये 2 यूनिट एमिट कर सकती है, कंट्री बी जो है ये 3 यूनिट एमिट कर सकती है, कंट्री सी जो है वो 1 यूनिट एमिट कर सकती है। तो कंट्री के क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं कि उन्हें एलोकेट किया जाता है, और कंट्रीज की लिमिट होती हैं कि वो इतना ही कार्बन एमिट करें। तो एक यहाँ पे डिबेटेबल चीज आती है जो अक्सर एक मेजर डिबेट रहता है दुनिया में और यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम में, कि क्वेश्चन कम्स एज टू हाउ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ कार्बन एमिशंस फॉर एवरी कंट्री। हाँ, हमें पता है कि इतना ही एमिट करना है और हर कंट्री का कुछ कोटा है कि इतना ही कंट्री एमिट करेगी, लेकिन कैसे डिसाइड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? ऐसे ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं विकसित और कम विकसित देशों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोपियन देश हो गए, और अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई। इन सब के बीच में अक्सर इस चीज़ का डिबेट रहता है कि कैसे डिसाइड होगा कौन कितना एमिट करेगा, क्योंकि हर किसी के रिसोर्सेज और की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हर किसी को कार्बन एमिट करना ही पड़ता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट अक्सर रहता है। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या हैं? कार्बन क्रेडिट ट्रेडेबल परमिट एज पर यूएन स्टैंडर्ड इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 रिमूव्ड रिड्यूस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब जब हम कार्बन बजट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें नापना तो पड़ेगा कि कितना कार्बन एमिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो एक मेजरमेंट की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट, और वो होता है 1 टन ऑफ CO2। 1 टन CO2 की कुछ वैल्यू निर्धारित कर देते हैं पैसे के टर्म्स में कि 1 टन CO2 की वैल्यू ये है। अगर कोई उसे एमिट करता है या फिर कोई अब्जॉर्ब करता है उसे, तो ये उसके वैल्यू पे करनी पड़ेगी या रिसीव करेगा वो। और कार्बन मार्केट्स क्या अगला होता है? तो जो कार्बन क्रेडिट्स हैं एक टाइप से जैसे यूनिट्स हो गई, तो यूनिट्स जो है इनका कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, BSE हो गया, NSE हो गया, वहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग ट्रेडिंग होती हैं, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका लेन देन होता है। तो कार्बन मार्केट्स भी ऐसे ही एक कार्बन एक्सचेंज फोरम्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स का लेना देना होता है। अलग अलग कंट्रीज कार्बन क्रेडिट्स पे करती हैं किसी और को, कोई दूसरी कंट्री है कार्बन क्रेडिट खरीदना चाहे तो कार्बन मार्केट में जाके ये पूरा प्रोसेस होता है। इट इज़ अ टूल फॉर पुटिंग प्राइस ऑन कार्बन एमिशन दैट अलाउज ट्रेड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग एमिशंस डाउन। ये क्यों होता है? ये पूरा फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है ताकि हम मिटिगेशन मेजर जो हैं उनको और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। एस्टैब्लिशेस अ ट्रेडिंग सिस्टम वेयर कार्बन क्रेडिट्स कैन बी बॉट और सोल्ड। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, वैसे कार्बन मार्केट्स भी एक ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स जो हो गए इनका लेना और इन्हें सेल किया जाता है और इन्हें बाई किया जाता है। तो बेसिकली मैं समझाता हूं कैसे होता है। मान लीजिए एक लिमिट है 5 टन ऑफ CO2 एक कंट्री में या फिर किसी इंडस्ट्रीज में। मान लीजिए हमने एक रूल बना दिया, हर इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ 5 टन ऑफ CO2 ही 5 टन ऑफ CO2 ही एमिट करेगी।
कोई भी इंडस्ट्री होगी जो इससे कम CO2 एमिट करेगी, इसका ये मतलब होगा उसने कुछ एमिशन बचाया है, एक अच्छा काम किया है। तो जो इंडस्ट्री इस लिमिट से कम एमिट करेगी उसे कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, उसे कुछ कह मान लेते हैं कुछ पैसे दिए जाएंगे। और एक दूसरी इंडस्ट्री जो कि उस लिमिट से ज़्यादा कार्बन को एमिट करेगी, उसे कहीं ना कहीं पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये जो एक्सचेंज होता है कि किसी इंडस्ट्री को ने एक अच्छा काम किया है एंड उसे कार्बन क्रेडिट्स उसने अर्न किए हैं। अर्न कैसे किए हैं? क्योंकि उसने उसने उतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचाया है, और दूसरी इंडस्ट्री जिसने एक्स्ट्रा किया है। तो ये वाले जो हो गए, ये दोनों जो होंगे कार्बन मार्केट में जाएंगे। ये वाली जो इंडस्ट्री होगी, ये कहीं ना कहीं इससे कार्बन क्रेडिट जो इसने कमाए हैं इससे खरीदेगी, ताकि पूरा सिस्टम जो है बैलेंस हो पाए। एक टाइप से ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे कहीं ना कहीं जो है पेनल्टी भरनी पड़ रही है और इसे कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो दोनों चीजें इससे बैलेंस होती हैं, और दोनों इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ वो फुलफिल कर सकती हैं। ये ऐसे पूरा सिस्टम काम करता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमने जब ये पढ़ा कार्बन बजट से रिलेटेड कि कैसे हर कंट्री को कितना कार्बन का कोटा दिया जाए, तो उस क्वेश्चन को सेटल करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ये UNFCCC का कॉन्सेप्ट है फॉर ग्लोबल इक्विटी। ये पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर कंट्री को कैसे डिसाइड किया जाए कि कितना कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कॉमन, हर कंट्री भले ही वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या लीस्ट डेवलप हो, उसकी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्बन को कम एमिट करें, पर्यावरण में कम प्रदूषण करें। हर किसी की एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वातावरण को और अच्छा बनाएं, पोल्यूशन कम करें। तो ये हो गया कॉमन। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग देश जो हैं उनके डेवलपमेंट का स्टेटस अलग अलग है। कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस हो गए। कुछ लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका में आती हैं। इन सब में एक डिफरेंस ये है कि इनके पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं, इनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है, इनके GDP अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई रेस में सेम तरीके से दौड़ पाए, हर कोई अलग अलग तरीके से डिफर करता है। तो हाँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, लेकिन फुलफिल कैसे करेंगे इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। कुछ कंट्रीज होगी उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, इन द सेंस कि उन्हें और ज़्यादा छूट दी जाएगी कि वो कार्बन एमिट कर पाएं, क्योंकि डेवलपमेंट होने में कार्बन एमिट होता है। और कुछ कंट्रीज हैं उन्हें बोला जाएगा कि आप पहले से डेवलप्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पास्ट रिसोर्सेज को कॉलोनाइजेशन से दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज को ग्रैब करके खुद का डेवलपमेंट कर लिया। आज वो डेवलप्ड हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज पुअर हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास आजकल रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इसमें आते हैं। और ये सबसे पहले 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है और ये पूछा जाता है। तो अब फर्क क्या होता है 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस का, ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था पहली बार, ये वहां पे आया, ये वहां पे इसको प्रपोज किया गया था। तो कहने का बेसिकली ये मतलब है कि हम जानते हैं कि कार्बन एमिशन से तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, पूरा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1.1 डिग्री होता है, 1.5 भी ऐसे होता है, और ऐसे 2 भी हो सकता है, आगे चल के अलग अलग तरीके से इंक्रीज होगा।
तो पहली बात ये रही। दूसरी बात ये कि हर इंक्रीज में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना नेगेटिव इम्पैक्ट्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को हम एम करें कि इससे इतना हमारा प्रेजेंट एफर्ट होना चाहिए कि इतना टेम्परेचर ना जाए, और इतना 2100 तक। हाँ, 2000 एक सेकेंड, 2100 तक हम कोशिश करें कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना बढ़े। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारा 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस में, और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो भी इम्पैक्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसका और वर्स इम्पैक्ट 2 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जैसे एक्सट्रीम हीट हो गया, हीट वेव हो गया। जैसे हर 10 साल में 14% टाइम्स जो हो गया, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हीट वेव्स आती हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस पे वही 37% होगा। ऐसे ही आपका सी लेवल इंक्रीज होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे जितना सी लेवल इंक्रीज होगा उससे 0.6 मीटर मोर होगा आपका 2 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे ही जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो दुगना होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्पीसीज लॉस होगा ही होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस पे और भी बहुत ज़्यादा होगा, दुगना होगा। वैसे ही आ गया आपका इकोसिस्टम डैमेज हो गया, परमाफ्रॉस्ट हो गया, आपका क्रॉप यील्ड्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पे क्रॉप यील्ड्स आपके 3% कम होंगे, वहीं 2 डिग्री सेल्सियस पे 7% होगा, तो 2.3 टाइम्स इंक्रीज होगा। और ऐसे ही कोरल रीफ्स जो हैं उनका डैमेज जितना 1.5 डिग्री पे होगा उससे कहीं ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस का। अब हम देखते हैं रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने बात करी है कि इस रिपोर्ट से हमें क्या क्या की टेकअवेज मिलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ इस रिपोर्ट ने कंफर्म करी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ड्राइविंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज की। जो हमारे एक्शंस हैं असल में उन्हीं की वजह से ही हो रहा है। अभी तक ये बहुत डिबेटेबल चीज़ हुआ करती थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ इस रिपोर्ट में कंफर्म तौर पे बताता है आईपीसीसी। दूसरा बताता है कि हम लोग पहले से अभी प्रेजेंटली 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज तापमान में हम पहले से रह रहे हैं अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक रिकरिंग टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम जो 1.1 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं वो किसी रेफरेंस पॉइंट से देख रहे होंगे। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि वहीं के टाइम से हम फॉसिल फ्यूल्स कोल इस्तेमाल करना शुरू किए थे, उसी के टाइम से कॉलोनाइजेशन होना शुरू किया था, उसी के टाइम से हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज होना शुरू किया था, क्योंकि एमिशंस उसी पॉइंट के बाद से बढ़ गए थे। तो ये मिड 1700s का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो तापमान रहा होगा तब के मुकाबले अब 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। प्रेजेंट emissions will lead to 2.1 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। अभी तक का क्या टारगेट था, 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। लेकिन आईपीसीसी कहता है कि जो अभी हमारे प्रेजेंट एमिशन है उसके हिसाब से हमारा 2.1 डिग्री सेल्सियस 2100 पे वैसे ही पहुंच जाएगा, और हमें मच मोर फोकस ऑन कंटेनिंग एमिशंस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉज वो हमारे सबसे नज़दीक है, और भले ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसमें बट दैट इज स्टिल अचीवेबल। और हम ये कर कैसे सकते हैं, इस पूरे रिपोर्ट का मैसेज क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट दैट इंटीग्रेट्स बोथ मिटिगेशन एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना चाहिए कि हमारे पॉलिसीज़ में अडेप्टेशन मेजर्स और मिटिगेशन मेजर्स दोनों ही इंटीग्रेटेड हो, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा एजेंडा है उसको भी हम फुलफिल कर सकें।
और करंट स्टेटस क्या है, तो ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के बारे में बात करती है और कहीं ना कहीं गैप्स के बारे में बात करती है कि कहाँ कहाँ हमने अच्छा काम किया है, कहाँ कहाँ नहीं किया है। तो मेनी एरिया सच एज लॉज, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, कार्बन मार्केट्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। लॉज, पॉलिसीज, रेगुलेशंस जैसे क्या हो गया, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो गई, फंडिंग मैकेनिज्म्स हो गए, अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम्स हो गए, इन्हों और रेगुलेशंस हो गया। रेगुलेशन जैसे यूएन लॉज ऑफ सीज में कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हो गए, और अलग अलग तरीके के कन्वेंशंस हो गए जो कंट्रीज को मैंडेट करते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे यूनेस्को का मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो हो गया। तो ऐसे सो एंड सो प्रोग्राम जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एम्बिशन गैप, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। ये क्या होते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ एम्बिशन बनाते हैं। एम्बिशन गैप बेसिकली ये होता है कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमें ये वाला एफर्ट लेना चाहिए, लेकिन जो हम एम करते हैं वो उससे कम करते हैं, और इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो उससे भी कम करते हैं। तो ये होता है एम्बिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप। और डिलेड एक्शंस, जो हम अपने टारगेट्स चूज करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अचीवमेंट में डिले हो जाता है, हम लोग जल्दी उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं सब कई सारे कंस्ट्रेंट्स की वजह से। और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है स्पेशली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, कि कार्बन को कम करने की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, एंड उनको हर हर कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें हो गई, हमने पढ़ लिया कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, और इस रिपोर्ट में जो की टर्मिनोलॉजीज थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने वो पढ़ लिए। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। एंड अगर आपको कोई भी इशू हो, इसके बारे में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।